हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन राइट्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक इसमें देखेंगे, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म। अब मानवाधिकार और आतंकवाद, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं जैसे जो मानवाधिकार हैं वो हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें आतंकवाद क्या है? आतंकवाद के साथ हम टेररिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का जो मीनिंग है उसका मतलब है कि भय, डर। आतंक, टेररिज्म का मतलब जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है डर। तो एक ऐसा व्यवस्थित आतंक, एक ऐसा व्यवस्थित आतंक जो कि किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के, किसी विशेष रूप से, किसी विशेष, सबसे खास क्या है, राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो आतंक किया जाता है उसे आतंकवाद कहा जाता है। हालांकि ये धमकियों के द्वारा भी होता है, कुछ ऐसे कार्य जिनके द्वारा किसी देश की सुरक्षा और अखंडता को भय बना रहे, राज्य क्षेत्रीय, सीमा क्षेत्रीय भय बना रहे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो टेररिज्म की ये डेफिनेशन है ये सार्वभौमिक नहीं है। इस डेफिनेशन को सार्वभौमिक फिर भी नहीं माना गया है। क्या होता है कि जैसे राज्य में कोई ऐसी घटनाएं होती हैं या ऐसे कोई कृत्य किए जाते हैं ऐसे राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो जो ऐसे कृत्य हैं वो राज्य को जैसे प्रभावित करते हैं ना, उनको उस तरीके से, उन कार्यों को जो कि लोगों के बीच में भय करते हों या ऐसा कोई सरकार के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है या सीमा क्षेत्रों के अंतर्गत हो रहा है, ऐसे कृत्य को जो राज्य है या जो सरकार है उसको क्या मान लेती है? आतंकवादी कृत्य मान लेती है। तो ऐसे में इसमें क्या होता है कि ये एक तो राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत अंदर होता है और इसमें जो स्वीकृति है वो इसकी रचना को कठिन बना देती है, इसकी स्वीकृति की, क्योंकि इसको डेफिनेशन की स्वीकृति को, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है, चेंज होती रहती है। कभी क्या होता है, इसमें दो भाग होते हैं ना, एक तो राज्य इसका पक्ष होगा जिसके विरुद्ध आवाज़ें उठती हैं क्योंकि ये किसके लिए होता है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। और दूसरा पक्ष कौन सा होगा? दूसरा पक्ष वो होगा जो इन कृत्यों को कारित करते हैं, जो ये भय कारित कर रहे हैं, जो ये ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिससे कि समाज की सुरक्षा को या सीमाओं की सुरक्षा को और अखंडता को भय बना है या लोगों में भय बना है। तो ऐसे में तो दो फेस होंगे, एक तो जो कार्य कर रहे हैं, जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं, और दूसरा राज्य। अब इसमें क्या होता है, राज्य किसको फेवर करेगा? राज्य का करेगा, हम अपने हित को देखेगा, तो उसके लिए ये घटनाएं आतंकवादी घटनाएं हैं। लेकिन जो इन कृत्यों को अंजाम देते हैं वो इसको क्या मानते हैं? स्वतंत्रता संबंधी घटनाएं या स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं मानते हैं। तो ऐसे इस वजह से, क्योंकि इसको दो व्यूज़ इसके अलग अलग हो जाने से इस डेफिनेशन को सार्वभौमिकता प्रदान नहीं की जा सकी है। कई बार ऐसा होता है कि जो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं या ऐसी जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो अलग अलग राज्यों के नागरिक होते हैं और या दूसरे राज्यों में जाकर के घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसे मामलों में ये आतंकवाद जो होगा कैसा माना जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद माना जाएगा। तो ऐसे में जब जब राज्य देशीय आतंकवाद को उसकी दंडिक विधि का उल्लंघन मानते हैं, जो अगर सीमाओं के अंदर ही रहता है तो वो राज्य का हो जाता है, और सीमाओं के बाहर अगर होता है तो वो उनकी दंडिक विधि का उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यिक हो जाने में ये एक क्या हो जाता है? क्राइम हो जाता है, क्रिमिनल क्रिमिनल कोई घटना हो जाती है। इसमें अगर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा आम जनता में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से या इच्छा से कोई ऐसी घटना की जाती है तो वो एक आतंकवाद का
प्रकार होता है, चाहे जैसे उसमें क्या होता है, शारीरिक उपहति पहुंचाना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या व्यक्तिगत किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी की रखी हुई संपत्ति को नष्ट कर देना। तो ऐसे जो कार्य होंगे जो नागरिकों के जीवन को संकट पैदा करते हैं या खतरा उत्पन्न करते हैं, या गोला बारूद जैसे विस्फोटकों का निर्माण करना या इसका वितरण करना, तो ऐसे अपराध जो हैं ये आतंकवाद हैं। ये सारी घटनाएं क्या हैं, आतंकवाद हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे विमान अपहरण होता है या राजनयिक मिशन पर आक्रमण होता है या राजनयिक ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को बंधक बनाने से संबंधित है या ऐसे संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अपराध करना होता है, तो ऐसी दशा में ये अपराध कैसा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कैटेगरी में आ जाएगा। सुरक्षा परिषद ने सुरक्षा परिषद का संकल्प संख्या 1377 है, जो 12 नवंबर 2001 को अंगीकार किया गया। इसमें ये घोषणा की गई कि जो आतंकवाद है वो 21वीं सदी में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, और इसको समाप्त करने के लिए सारी मानवता के लिए एक चुनौती है इसको समाप्त करना। अब समाप्त करने के लिए तो इसमें दो तरीके होंगे ना, एक तो उनको या तो दंड दिया जाएगा या उनके साथ उनके मानवाधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में इनके लिए कि आतंकवाद की जो घटनाएं हैं इसमें इनके अधिकारों को लेकर के फिर बात आती है कि अधिकार इनके कैसे होंगे। अब जब जो सरकार है वो एक तरफ से तो आतंकवाद से खतरा महसूस करती है और दूसरी तरफ से उनके मानवाधिकार, उनकी मूलभूत स्वतंत्रताएं, उनके मौलिक अधिकारों से जो कई संगठन आगे आ जाते हैं ना उनके अधिकारों को लेकर के, तो ये दो तरफ से जब आता है तो ये दो तत्व सामने आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो लिखत हैं, जो मूलभूत अधिकारों के संरक्षण को लेकर के बातें आती हैं, तो इससे क्या होती है, सरकार क्या होती है, एक बहुत कठिन स्थिति में आ जाती है कि इसमें या आतंकवाद को या मानवाधिकार को, क्योंकि आतंकवाद और मानवाधिकार दोनों के बीच का जो संबंध है इसको कैसे अलग किया जाए, क्योंकि अगर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दंड दिया जाता है तो मानवाधिकार आगे आ जाता है, क्योंकि मानवाधिकार क्या है, जो व्यक्तियों के जीवन की गरिमा को कैसे मिलता है, बाय बर्थ मिल जाता है, जन्म के साथ ही जो अधिकार हमें मिल जाता है वो हमारा क्या है, मानवाधिकार है। तो अगर मानवाधिकार, वो मनुष्य का कृत्य क्या है वो सेकेंडरी है, फर्स्ट क्या है कि वो एक मानव है और उसका क्या है, मानवाधिकार है। तो इसमें सेकंड हम इसमें देखते हैं आतंकवादी और मानवाधिकार। पहले तो भी आतंकवाद देखा कि आतंकवाद दो तरीके का होता है, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय, और आतंकवाद की परिभाषा। अब आतंकवादी और उनके मानवाधिकारों के बारे में हम जानेंगे कि आतंकवादी जो हैं वो क्या करते हैं, व्यक्तियों की, सामान्य जनता की, सामान्य मानव की और इनोसेंट जनता के मानवाधिकारों का हनन करते हैं। तो ऐसे में इसमें होता है कि क्या आतंकवादियों को मानवाधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया, उनके मानवाधिकारों का को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दो प्रकार के मत सामने आते हैं। पहला मत कहता है, इसमें दो जो मत हैं, एक क्या होता है वो राज्य को फेवर करता है और दूसरा मत किसको करता है, टेररिस्ट को फेवर करता है। जो पहला मत है वो कहता है कि जो मानव प्राणी है, जो भी मनुष्य जन्म लेता है, तो उसको अपने जीवन की गरिमा बनाए रखने के लिए जो मानवाधिकार प्राप्त होते हैं वो जन्म से ही होते हैं, और इन मानवाधिकारों का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होती है। राज्य इसके लिए करबद्ध है कि उसको इनके अधिकारों की सुरक्षा तो करनी है, क्योंकि मानवाधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि व्यक्तियों की गरिमा की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं हर व्यक्ति, तो उनका क्या है, अधिकारों में उनका जो मानवाधिकार हैं उनका अधिकार है, मानवाधिकारों को अब जीना, उनको अपने जीवन को गरिमामय बनाने के लिए जीना। और सेकंड क्या, इसमें अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया कि किसी भी अधिकार को का उल्लंघन किस तरीके से नहीं किया जाएगा, उल्लंघन मूल वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आधार पर उन पर क्या किया जाएगा,
कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी? उनके अधिकार, अगर वो या आतंकवादी अगर हैं तो उनके अधिकार अगर जन्म से हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये कही गई कि आपातकाल में अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब आपातकाल कब होता है? जबकि क्या होते हैं, युद्ध होते हैं, सशस्त्र युद्ध होते हैं, उस समय आपातकाल होता है, जिसमें राजनीतिक राज्यों के सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की परिच्छेद 5 के अंतर्गत क्या होता है, कतिपय मानवाधिकारों को निलंबित करने की स्वीकृति देता है। लेकिन इन निबंधनों को क्या किया जाता है, कमतर नहीं किया जा सकता। राज्य के को बाध्यता है कि इनको कम करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन टेररिज्म क्या है, अगर राज्यों के अंदर है तो वो एक राज्यों के अंदर का अंतर्राज्यीय जो राज्य क्षेत्र के अंतर का आतंकवाद है, तो वो कैसा होता है, सामान्य काल में, शांति काल में। और जो दूसरे राज्यों द्वारा होता है, जैसे युद्ध, सशस्त्र युद्ध वगैरह जो होते हैं, उसमें मानवीय अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, मानवीय अधिकार आ जाते हैं उसमें। तो इसमें क्या है कि इसमें दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये आतंकवादी घटना को करता है तो उसके अधिकारों को, इसमें एक ऑड डेड रे ऑड प्यूनरे करके एक सिद्धांत है। इसमें ईदर एक्सट्राइड और पनिश, या तो उसे क्या कर दिया जाए, देश निकाला दे दिया जाए, या प्रत्यर्पण कर दिया जाए, या उसे पनिश किया जाए। ये एक इसमें सूक्ति इसमें आती है कि जिसमें कि क्या आगे राज्य को स्टेप लेना चाहिए। 12 दिसंबर 1997 को एक संकल्प पारित करके आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक और प्रभावी उपायों को करने के लिए कहा गया, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके साथ इतना ज़्यादा अनह्यूमन, या पब्लिक को राइट नहीं है इन आतंकवादी घटनाओं का सॉल्यूशन निकालने का। राज्य अपने तरीके से इनको दंडित करे या कुछ भी करे। अब इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक केस आता है, PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइट्रेशन है 2004 SCC 9 और 580 इसका पेज नंबर है। इसमें ये कहा गया कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण नितांत आवश्यक है। यदि आतंकवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो प्रक्रिया स्वयं में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप नहीं होगी। तो इसमें कहा जाता है कि अगर उनका राइट अगर हनन हो रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें ये आतंकवादियों को फेवर कर रहा है ये मत। अब दूसरा मत क्या कहता है, हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा मत कहता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ये आतंकवादी भी तो करते हैं, ये तो अन्य व्यक्तियों के, इनोसेंट लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए इनको दंडित किया जाना चाहिए। जो इतने लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा, उनको कोई मानवाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और राजनीतिक सहानुभूति और राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बिना उनको दंडित किया जाना चाहिए। इसमें ये जो सेकंड दृष्टिकोण है ये राज्य को फेवर करता है और पहला दृष्टिकोण आतंकवाद को फेवर करता है। क्यों? सेकंड मत हमसे कहता है कि जो लोग दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, यानी कि आतंकवादी, वो अपने मानवाधिकार को इस आधार पर खो देते हैं कि उन्होंने दूसरे व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। अब इसमें ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। अब सरकार तो किसी हमारी मतलब एक ही तरीके से इसको डिसाइड किया जा सकता है। इसमें सीमाएं अधिरोपित की गई कि किस तरीके से इसको माना जाएगा, किस तरफ से इसका उल्लंघन संरक्षण होगा या उल्लंघन होगा। ये राज्यों की ही बाध्यता है कि वो किस तरीके से इसमें कार्य करेंगे। इसमें जो प्राधिकारीगण जो आतंकवादी हिंसा को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं, वो क्या करेंगे, अपने को मजबूर तो नहीं किया जा सकता, तो कैमरे के सामने विचारण करना है या उन पर कोई प्रतिबंध लगाना है, ऐसे संगठनों पर उनको गिरफ्तार करना है या निरुद्ध करना है। इसके लिए जो कार्य किए जाएंगे उनको देखेंगे कि वो न्यायपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना सुने बिना समझे उनको डिसाइड कर दिया जाए। इसमें एक केस है हितेंद्र विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
इसमें आपके आएगा ये ह्यूमन राइट ऑफ टेररिस्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत, जो फर्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है इसके अंतर्गत ये स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रनीफ, हाँ सॉरी, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रनीफ के मामले में था कि इन्होंने जो है ये जो इन्होंने एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया था जो कि क्या था, किसी ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप का है या नहीं है ये इनको नॉलेज में नहीं था, और इन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया जिसमें ये पाया गया कि उसमें कुछ एविडेंस की कमी होने की वजह से या अन्य कमियों की वजह से बाद में इनको फ्री कर दिया गया था, क्योंकि उसमें ये डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या ये आतंकवादी संगठन के मेंबर हैं करके इनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन उसमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिला कि ये संगठन के सदस्य हैं या नहीं हैं। सिर्फ इन्होंने अपना मेडिकल लाइन से जुड़े होने की वजह से एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जो बाद में पता चला कि टेररिस्ट है करके। तो ऐसे में राज्य उसको प्रॉपर देखेगा कि जिसके साथ किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। इसमें वायुयान से अपहरण की घटनाएं जो हैं या बंधक बनाने जैसी घटनाएं जो हैं, ये घटनाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवाद है, तो ऐसी घटनाओं में दंड बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ऐसी घटनाओं में दंड दिया जाता है। और ये घटनाएं जो हैं ये आतंकवाद विरोधी अभिसमय हैं, इसमें या तो प्रत्यर्पण का प्रावधान है या पनिशमेंट किए जाने का प्रावधान है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक सूक्ति बताई, और डेडरे और प्यूनरे, यानी इधर एक्सट्राइड और पनिश, या उसे पनिश करा जाए या उसे प्रत्यर्पण उसका किया जाए। सेकंड टॉपिक है इसमें, फंडामेंटल राइट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ बैंडेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्टेट ऑफ आसाम का जो है इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का जो केस है, इसमें ये डिसाइड इसमें हुआ था कि इसमें डिसाइड किया गया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए जो सेक्शन 10 का जो इंटरप्रेट किया गया कि सेक्शन 10 जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ थी उसका अगर कोई मेंबर है जो कि ऑफेंडर का फंडामेंटल राइट है, तो इसको क्या ये माना जाएगा कि अगर वो मेंबर एक्टिव मेंबर जो है वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसको क्या होगा, उसका फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच होता है तो ऐसे में कोई किसी के फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो उसे पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अगर वो मेंबर ऑफ एक अनलॉफुल एसोसिएशन का है। इसमें जो और ये लास्ट वन में था कि अगर कि किसी इसमें एक ओपिनियन ली गई लोगों की जिसमें 76% लोगों का कहना ये था कि जो लोग दूसरों के ह्यूमन राइट को, सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखते, तो ऐसे लोगों के पास कोई ह्यूमन राइट नहीं होता है, उन लोगों के ह्यूमन राइट की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो दूसरों के ह्यूमन राइट्स को ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें जो है कि आतंकवादियों के लिए, अब हमने देखा कि आतंकवादियों के लिए क्या होना चाहिए कि ह्यूमन राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक तो कहते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन उनको ह्यूमन राइट का उनको पूरा सुख भोग करने का अधिकार है, लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि जैसे युद्ध के समय या जो वॉर होते हैं उनके समय उन लोगों को जैसे मानवीय अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं, ये युद्ध जैसे अधिकार इसमें नहीं होते, युद्ध जैसा समय नहीं है उनके साथ जो कि मानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय ये जो आतंकवाद की घटनाएं हैं ये सामान्य तौर पे किस समय में घटित होती हैं, शांति के समय में घटित होती हैं, ये सैन्य विवाद नहीं है और ना ही कोई इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। तो ऐसे में ये शांति के समय होने वाली घटनाएं हैं और इनके साथ अगर ये ऐसे गलत करते हैं राज्य के उसमें और बार बार पुनः पुनः ये खतरों को दोहराते हैं, तो ऐसे में इनके मानवाधिकारों को कम करने का अधिकार है और जिनमें राज्यों के हित प्रभावी नहीं होते उनसे भिन्न व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। उसमें ये देखा जाता है कि आतंकवादियों को मानवाधिकार प्रदान करने के लिए उनके द्वारा किया गया कार्य
कितना कठोर है और समाज पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है, इस पर निर्भर होकर के उनके अधिकारों को उनको दिया जाना और नहीं दिया जाना, उनको दंड दिया जाना या दंड नहीं दिया जाना, उनके जो किए गए कृत्य हैं उनकी कठोरता और उसका समाज पे पड़ने वाले प्रभाव को देख करके ही ये डिसाइड किया जाना चाहिए। और उनसे जो आतंकवादियों के साथ ना तो एक समान व्यवहार किया जा सकता है और ना ही उनके मानवाधिकारों का पूर्ण तरीके से उल्लंघन किया जा सकता है। इसलिए राज्य आतंकवादियों के कृत्यों के समय जो परिस्थितियां थी, वो उन्होंने वो कार्य क्यों किया और उनके उसको देखते हुए समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके की घटना उन्होंने की थी, इनको ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों का संरक्षण पर विचार करेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम यूनिट 4 नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।